सोचिए, अगर आपकी पूरी इज्जत, आपकी रेपुटेशन एक ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसे आपने कभी गिना ही नहीं था, और वो इंसान बस एक छोटी सी बात से आपकी पूरी दुनिया बदल सकता हो। कभी आपने ऐसा सिचुएशन फेस किया है जहां आपको दो पावरफुल लोगों को मिलवाना हो और आपको डर हो कि अगर ये दोनों सीधे जुड़ गए तो आपकी खुद की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। यही खेल है पावर, परसेप्शन और ईगो का, और इसे सदियों पहले पंचतंत्र ने एक कहानी के रूप में समझाया हुआ है। एक सियार था जिसने राजा से वादा किया कि वो ताकतवर बैल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि वो खुद राजा का मंत्री बनना चाहता था। क्योंकि राजा बैल की खूंखार से इतना डर गया था कि वो बिना पानी पिए ही वापस आ गया था। अब वादे के हिसाब से वो बैल के पास जाता है और उसको कहता है कि तुमने राजा को सलाम नहीं किया, इसकी वजह से राजा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। राजा शेर की बात सुन करके बैल बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि मैं शहरी जानवर हूँ इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यही बहुत अच्छा मौका था सियार के लिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें राजा के पास लेकर के चलता हूँ और तुम्हारी बात करवाता हूँ। जैसे ही वो लेकर के बैल को जाने लगता है, उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि आज मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ, कल को अगर इसकी दोस्ती शेर से हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इम्पोर्टेंस घट जाएगी। और इसी डर को समझाने के लिए वो सियार रास्ते में बैल को एक कहानी सुनाता है। कहानी है दंतिल सेठ की। वर्धमान नामक नगर में दंतिल नामक एक सेठ रहता था। दंतिल अच्छे स्वभाव का था। उसे दुखियों एवं गरीबों से हमदर्दी थी। यही कारण था कि वह राजा और जनता दोनों में लोकप्रिय था। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच में उसे काफ़ी सम्मान मिलता था। कुछ समय बीतने पर दंतिल का विवाह हुआ। विवाह भोज के अवसर पर उसने राजा और उसके परिवार को भी निमंत्रण भेजकर आमंत्रित किया। उस अवसर पर राजगृह की सफाई करने वाला गोरम्ब नामक एक नौकर पद प्रतिष्ठा को भूलकर कुलीन लोगों के बीच में जाकर के बैठ गया। यह देखकर दंतिल सेठ को बड़ा क्रोध आया और उसने उसे राजभोग से धक्के मारकर निकाल दिया। इससे गोरम्ब ने अपने आप को अत्यधिक अपमानित महसूस किया। साथ ही उसने सोचा कि मैं हर हालत में दंतिल से बदला तो ज़रूर लूँगा। और वो दिन रात यही सोचता था कि कैसे मैं ऐसी क्या जुगाड़, ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे कि मैं इससे बदला ले सकूं। अचानक एक दिन उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ ही गई। बस उसने निर्णय कर लिया कि अपनी इस युक्ति पर अमल करके दंतिल को सबक ज़रूर सिखाएगा। अब क्या हुआ कि एक दिन वो राजा के कक्ष में सफाई कर रहा था तो उसे राजा के कक्ष में आने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत फर्श पर लेट गया और अपना मुख मुद्रा ऐसे बना लिया जैसे वो बड़ी गहरी नींद में हो और बड़बड़ाने लगा, अरे उस दंतिल सेठ की यह मजाल कि रानी का आलिंगन करे, यह तो विश्वासघात है। राजा गोरम्ब के मुंह से यह बात सुनकर चौंका और फौरन ही उसने लात मारकर उसे जगाया। अरे गोरम्ब, उठ! गोरम्ब हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्षमा करें अन्नदाता, रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए मेरी आंख लग गई। तू अभी नींद में क्या कह रहा था? कुछ नहीं महाराज, मुझे तो पता नहीं। हाँ, मेरे परिजन कहते हैं कि मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है, तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं है महाराज। ठीक है, तू जा। आदेश पाते ही गोरम्ब कक्ष से बाहर चला गया और राजा बेचैनी से कक्ष में टहलने लगा। उसे मालूम था कि यही एक नौकर और दूसरा दंतिल बिना रोक टोक के महल में घूमते हैं। तो वह सोचने लगा कि आलिंगन करने की बात कही है, यह किसी हद तक ठीक भी हो सकती है, झूठ तो नहीं होगी, क्योंकि प्राणी जो दिन में देखता है वही रात में नींद में बड़बड़ाता है।
और जो भी अच्छी बुरी बात मनुष्य के दिल में रहती है वह नींद या नशे की हालत में ही बाहर आती है। वैसे भी लकड़ी से आग की, नदियों से सागर की और पुरुषों से स्त्रियों की कभी भी तृप्ति नहीं होती। यही सब सोचकर राजा शंका में डूब गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। इस बात को कई दिन गुजर गए। अब वह उदास रहने लगा था। उसने राजकार्यों में भी रुचि लेना छोड़ दिया था। इसी बीच एक दिन दंतिल उससे मिलने के लिए आया, किंतु राजा ने ना तो उससे ढंग से कोई बात की और ना ही उसके साथ उचित व्यवहार किया। इससे दंतिल को बहुत कष्ट हुआ। उसने सोचा कि राजा ने जानबूझकर उसकी उपेक्षा की है। किसी ने सच ही कहा है कि राजा के मन का क्या भरोसा, कब किस पर प्रसन्न हो और कब किससे मुंह फेर ले। खैर, कौवे में शुद्धता, जुए में सत्यता, सर्प में क्षमा और औरतों में विषय शांति, नपुंसक में वीरता, शराबी में चिंता अथवा अच्छे और राजा मित्र किसको मिलते हैं। खैर, दंतिल वहाँ से चला गया। घर जाकर के वह सोचने लगा कि एक बार मैं और राजा के पास जाऊंगा मिलने के लिए। अगर व्यवहार ठीक हुआ तो ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचकर दंतिल राजा से मिलने जाता है। द्वारपाल के पास गोरम भी खड़ा था। दंतिल को आते देखकर वह हंसकर द्वारपाल से बोला, द्वारपाल जी, राजा की कृपा पात्र दंतिल जी पधार रहे हैं। या जिसे चाहें जेल भिजवा दें, जिसे चाहें प्रतिभोज से धक्का देकर बाहर निकलवा दें। जरा इनसे सावधान रहना, कहीं आपकी भी नौकरी न निकलवा दें ये। गोरम के मुख से यह बात सुनकर दंतिल को एक झटका सा लगा। उसे तुरंत उस दिन की बात याद आई जब उसने उसे धक्के मारकर प्रतिभोज से निकाल दिया था। वह सोचने लगा कि मेरे प्रति राजा की विमुखता का कारण कहीं यह गोरम भी तो नहीं है। अवश्य ही इस कारण इसने कोई साजिश रची होगी मेरे खिलाफ। किसी ने ठीक ही कहा है, चाहे कोई मूर्ख और छोटा ही क्यों न हो, वह यदि राजा की सेवा करता है तो वह छोटा होते हुए भी बड़ा माना जाएगा। चाहे कोई बुज़दिल ही क्यों न हो, यदि वह राजा का सेवक है तो उसे किसी से भी नीचा नहीं देखना पड़ता। दंतिल सब समझ गया और मन ही मन पश्चाताप करते हुए वह अपने घर लौट आया। उसी शाम को उसने गोरम को अपने घर बुलाकर उसे कुछ वस्त्र और रुपए आदि देकर कहा, मेरे मित्र, मैंने उस दिन जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया था, क्योंकि तुम ब्राह्मणों से पहले स्थान पर बैठ गए थे, इसलिए मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा था मित्र। यदि मैं ऐसा न करता तो ब्राह्मण लोग बवाल खड़ा कर देते और तुम्हें राजा से दंडित करवाते। किंतु फिर भी मैं तुमसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से हम दोनों मित्र हुए, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। उस दिन की बात को दिल पे ना रखो। गोरम इस बात से काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि अब उसकी विजय हो चुकी थी। उसके जाने के पश्चात दंतिल सोचने लगा, तराजू की डंडी और दुष्ट की प्रवृत्ति एक ही होती है, जो जरा से में ऊपर चली जाती है और जरा से में नीचे हो जाती है। उधर गोरम दंतिल से धन, वस्त्र, सम्मान पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब उसे अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। उसने निर्णय कर लिया कि मैं अब इन दोनों के बीच की नफरत की दीवार को गिरा दूंगा। दूसरी सुबह गोरम राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। अचानक वह झाड़ू और एक ओर रखकर फर्श पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और ऐसा जाहिर किया मानो बड़ी गहरी नींद में हो, और उधर राजा जाग रहा था। अचानक उसने गोरम की बड़बड़ाहट फिर सुनी। वाह रे राजा, मल त्याग करते समय संडास में ककड़ी खाता है। यह वाक्य सुनते ही राजा हैरान हो उठा और पलंग से उतरकर उसे एक लात जमाई। क्यों रे दुष्ट, यह क्या बक रहा है? गोरम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महाराज क्षमा करें, सफाई करते करते आंख लग गई, नींद में ही न जाने
क्या कुछ बक गया, क्षमा करें अन्नदाता। राजा गोरम की बात सुनकर उस दिन की बात भी सोचने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मैंने तो अचानक आज तक कभी ककड़ी खाई नहीं, संडास में बैठकर खाने की तो बड़ी दूर की बात है। इसी प्रकार इसने नींद में रानी और दंतिल वाली झूठी बात कही होगी। राजा तुरंत समझ गया कि यह सेवक निद्रा का रोगी है और इस प्रकार बड़बड़ाना भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। उसकी बातों में आकर मैंने अपने प्रिय रानी और प्रिय मित्र पर संदेह किया। इस प्रकार उसके सारे वहम दूर हो गए। उसने दूसरे ही दिन दंतिल को बुलाकर उसे अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार दोनों मित्र फिर से एक हो गए। तब सियार बैल को कहता है कि देखो मित्र संजीवक, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि राजा की मित्रता को पाकर तुम मुझे न भूल जाना, मेरी अहमियत को न भूल जाना। दमनक की बात सुनकर बैल बोला, चिंता ना करो मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं विश्वासघाती नहीं हूँ, किंतु सत्य और न्याय की बात कहने में मैं नहीं चूकता। तुम भी सदैव इस बात का ध्यान रखना, कभी कोई गलती मत करना। और इस प्रकार दोनों राजा पिंगलक के पास पहुंच जाते हैं। जब सियार बैल को लेकर शेर के पास पहुंचता है तो शेर उसको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। उससे पूछता है कि अरे भाई, तुम इस वन में कैसे आ गए? तुम तो शहरी जीव हो। बैल ने आरंभ से लेकर अंत तक सारी कहानी कह दी और संजीवक की सारी कहानी सुनकर शेर को उसके साथ बड़ी हमदर्दी हो गई। उसने कहा, देखो बंधु, तुम इस आज से मेरे मित्र हो। आज से तुम अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि यह जंगल मांसखोर जानवरों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तुम तो फिर भी घास खाने वाले जीव हो। बैल अपने नए मित्र को पाकर बहुत खुश हुआ। सबसे अधिक खुशी की बात यह थी कि जंगल के राजा शेर के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और फिर चिंता मुक्त होकर संजीवक जंगल में ही रहने लगा। उसे सबसे अधिक प्यार करकट और दमनक से था, क्योंकि इन दोनों के कारण ही शेर से उसकी मित्रता हुई थी। इन तीनों की मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी ओर शेर ने धीरे धीरे बैल से इतना प्यार बढ़ा लिया था कि 1 मिनट के लिए भी उससे दूर रहना उसे कठिन महसूस होता था। इसी प्रकार तेजी से दिन गुजरने लगे। इन गुजरे दिनों में संजीवक बैल शेर के इतना निकट पहुंच चुका था कि दमनक और करकट को उनकी मित्रता खटकने लगी थी। दमनक के मंत्री रहते हुए भी शेर अधिकांश मामलों में संजीवक से ही सलाह लिया करता था तथा उसी की राय से जंगल का राजकाज चलने लगा था। अब यही कारण था कि दमनक और करकट नहीं चाहते थे कि बैल हर समय शेर के साथ चिपका रहे। शेर कब शिकार पर जाता है उसका भी उन्हें पता नहीं चलता था। उसकी जूठन खाने को भी नहीं मिलती थी। कई बार तो दोनों काफ़ी दिन भूखे पड़े रहते थे। जब काफ़ी दिन तक यह हालत रही तो दुखी करकट और दमनक आपस में बैठकर सलाह करने लगे। दमनक ने करकट से कहा, भाई करकट, यह शेर तो बैल की दोस्ती में सब कुछ भूल गया। हमारे अतिरिक्त धीरे धीरे शेर के सभी साथी इसे छोड़कर चले गए हैं। आखिर कब तक कोई भूखा मरेगा भाई? जब राजा को ही प्रजा का ख्याल नहीं है तो प्रजा कब तक उसका साथ देगी? अब तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। तब भाई मेरा मत है कि इस संदर्भ में हमें एक बार महाराज पिंगलक से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि राजा चाहे न सुनता हो फिर भी मंत्रियों द्वारा समझाना चाहिए। जैसा कि अपने दोष से बचने के लिए विदुर ने अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र को समझाया था, और घासाहारी बैल को जो तुम मालिक के पास ले आए हो तो तुमने अपने हाथों से अपना बुरा किया है। तुम्हें इन दोनों की मित्रता करवाने की क्या आवश्यकता थी? शेर को इतना ही बता देते कि जिस हुंकार से वह डर गया है वो एक साधारण सा बैल है। तुमने व्यर्थ ही उसे शिव का नंदी बताकर शेर की दृष्टि में उसका महत्व बढ़ा दिया। मैं मानता हूँ भाई कि सारा दोष मेरा है, इसमें मालिक का कोई दोष नहीं है, लेकिन अब सोचने की बात तो यह है कि स्थिति से हमें कैसे निकलना चाहिए। देखो भैया, बुद्धि के मामले में तो तुम मुझसे कहीं अधिक हो,
इसलिए तुम ही कुछ सोचो। करकट ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, ऐसे अवसर पर भी मेरी बुद्धि काम करेगी। इसी बुद्धि ने बैल को शेर तक पहुंचाया था। अब तुम देखो, यही बुद्धि शेर से बैल को अलग भी कर देगी। लोग कहते हैं कि धनुष से निकला तीर एक ही व्यक्ति को मारता है, लेकिन बुद्धिमान की बुद्धि राजा सहित सारे राज्य को नष्ट कर देती है। सो मैं अपनी नई चाल से इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूंगा। हमारी आगे की कहानी आपको बताएगी कि दमनक ने कौन सी चाल चली और कैसे उसने पिंगलक शेर और बैल को अलग किया।